जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की हमारी अगली क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन के बारे में, मूल्यांकन के बारे में। प्यारे साथियों, टीचिंग के जो मेथड थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। स्टूडेंट सेंटर मेथड क्या होता है, टीचर सेंटर मेथड क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और मैंने पूरी कोशिश की थी कि जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको मैं आपको नाम के आधार पर ही समझाने की कोशिश करूं। जो टीचिंग मेथड का नाम है उसे उसी के नाम के बेस पर पूरा अच्छे से प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करूं, जिससे कि ना तो आपको कन्फ्यूजन हो और ना ही आपको किसी तरीके का डाउट या फिर कन्फ्यूजन ना रहे। तो ऑलमोस्ट आपको स्टूडेंट सेंटर मेथड और टीचर सेंटर मेथड दोनों के दोनों बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में समझ आ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में। देखो, दो टॉपिक है, एक है इवोल्यूशन और दूसरा है इंटरव्यू। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हर कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ से प्यारे साथियों ध्यान रखना, आजकल क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन से मैचिंग का क्वेश्चन बनता है, और इसके अलावा प्यारे साथियों इंटरव्यू से भी आपस में क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से कवर करने वाले हैं। इवोल्यूशन को भी हम कवर करेंगे, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू और इंटरव्यू को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो फुल एनर्जी के साथ, अब पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा पॉजिटिविटी के साथ अब पूरा फोकस करो क्लास के ऊपर। अच्छे से समझेंगे, जो चीज़ें याद करनी है उनको मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा, सही ढंग से उनको याद भी करेंगे। मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या होता है, ये शब्द आपने बहुत सारी बार सुना होगा। जब हम एग्ज़ाम लेते हैं, जब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे या फिर बड़ी कक्षाओं में पढ़ते थे तो हमारा मूल्यांकन होता था। तो मूल्यांकन शब्द आपको कई बार सुना हुआ है, मूल्यांकन की प्रक्रिया से आप कई बार गुजरे हुए हो। तो ये जो मूल्यांकन शब्द है वो आपके लिए एक नया शब्द नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार ये मूल्यांकन शब्द बिल्कुल नया है, इसके बारे में हम कुछ ही नहीं जानते, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन के बारे में आप बहुत कुछ ऑलरेडी जानते होंगे। तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो मूल्यांकन शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मूल्यांकन का संधि विच्छेद होता है मूल्य प्लस अंकन। मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? निर्णय प्रदान करना। निर्णय प्रदान करने का मतलब होता है डिसीजन देना, निर्णय देना। मापन, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान करता है, वही मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण करता है और उनकी तुलना दूसरों से करके एक सर्वोत्तम वस्तु या व्यक्ति का चयन करता है। अब मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है? देखो, मापन के द्वारा तो हमें क्या होता है, एक अंक प्राप्त होता है। जैसे हमारी कॉपियाँ चेक होती हैं, 20 नंबर आए, 30 नंबर आए, 40 नंबर आए, तो ये क्या है? हमारा मापन है। तो मापन के द्वारा क्या होता है? किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के गुणों को अंकों में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के गुणों को अंक प्रदान किया जाता है। मापन में क्या होता है? दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मापन के द्वारा हम किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के गुण या विशेषताओं को एक फिक्स डिजिट प्रोवाइड करवाते हैं, हम एक अंक प्रदान करते हैं। वही मूल्यांकन उन अंकों का विश्लेषण करता है। जैसे क्लास में 10 कैंडिडेट थे, 10 नंबर का पेपर हुआ, 10 में से किसी के 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 10 में से 10 आए, किसी के 10 में से 0 आए। तो ये तो क्या था? मापन था। व्यक्ति की, जिन भी स्टूडेंटों की, जो 10 स्टूडेंट थे जिनकी जो कॉपियाँ थीं, उन कॉपियों में उन्होंने क्या क्या लिखा है, उसके बेस पर उन्हें एक अंक प्रदान किया गया कि भाई 10 में से तेरे 2 नंबर हैं, तूने खराब लिखा था। 10 में से तेरे 10 नंबर है, तूने बहुत अच्छा लिखा था। 10 में से किसी के 0 है, उसने बिल्कुल ही खराब लिखा था। तो लिखने की जो क्वालिटी है उसके बेस पर मापन किया गया और उन्हें एक निश्चित अंक दिया गया। ऐसे 10 के 10 कैंडिडेटों को अलग अलग तरीके से अंक प्रदान किए गए, उनकी गुण या उनकी क्वालिटी के बेस पर। तो ये तो क्या था? मापन था। अब वो जो 10 के 10 कैंडिडेट हैं जिनका मापन किया गया था और जिनको अंक प्रदान किया गया था, उन 10 के 10 कैंडिडेटों का विश्लेषण किया जाता है। किसके दौरान? मूल्यांकन के दौरान। और फिर उन 10 में से तुलना की जाती है 10 के 10 लोगों की कि सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर किसका है और सबसे खराब स्कोर किसका है। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन आप समझ गए होंगे। मापन में हम किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के गुण और विशेषताओं के आधार पर हम उसे एक निश्चित अंक प्रदान करते हैं,
और मापन के दौरान जो निश्चित अंक प्रदान किए जाते हैं उनका अच्छे से विश्लेषण करना, उनकी आपस में तुलना करना, तुलना करके सबसे बेस्ट कौन है, सबसे खराब कौन है, इसका पता लगाना मूल्यांकन में किया जाता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। प्यारे साथियों, ध्यान रखना, मूल्यांकन के द्वारा हम किसी भी छात्र के ज्ञान का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, उनकी किसी विषय के प्रति रुचि, उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। प्यारे साथियों, मूल्यांकन के द्वारा हम 3 सबसे स्पेशल फैक्टर जिनके बारे में पता चलाते हैं। मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि भाई किसी छात्र को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर किस छात्र का इंटरेस्ट है, किस छात्र का इंटरेस्ट नहीं है, या हम कह सकते हैं कि भाई इस छात्र का कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में इसका सबसे कम इंटरेस्ट है। तो मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, मतलब छात्र की किसी विषय में कमियां, उनकी किसी विषय के प्रति रुचि, कि भाई इस सब्जेक्ट को लेकर कक्षा में कितने कैंडिडेटों का इंटरेस्ट है, इस सब्जेक्ट को लेकर कक्षा में कितने कैंडिडेटों का इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैथ का हम एग्जाम्पल लेते हैं, कक्षा में 30 कैंडिडेट हैं, हम मूल्यांकन कर रहे हैं कि मैथ को कितने लोग पसंद करते हैं। पता चला कि भाई मैथ में 30 कैंडिडेटों में से 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैथ सब्जेक्ट पसंद है, 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको मैथ सब्जेक्ट कतई पसंद नहीं है। तो ये हमने क्या किया, मूल्यांकन किया, उनकी प्रतिभा का आकलन करते हैं कि ये जो 30 स्टूडेंट हैं इनमें से सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा होशियार कैंडिडेट कौन सा है, सबसे कमज़ोर, सबसे टंटोल कैंडिडेट कौन सा है। तो मूल्यांकन के द्वारा छात्र की किसी विषय में कमियां, किसी विषय को लेकर रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन का तात्पर्य किसी घटना, प्राप्तांक या परीक्षण परिणाम के परस्पर महत्व के निर्धारण तथा तुलना से है। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य। ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें मूल्यांकन करना चाहिए। तो पहला सबसे मेन है प्यारे साथियों, ज्ञान की जांच करना और विकास की जानकारी प्राप्त करना। मूल्यांकन के द्वारा टीचर को पता चलता है कि बच्चे के अंदर कितना ज्ञान है। भाई जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ रहा है, जायज़ सी बात है उसको सबसे ज़्यादा ज्ञान है। जो सबसे कम मार्क्स लेके आ रहा है, जायज़ सी बात है उसको सबसे कम ज्ञान है। दूसरा, हमें पता चलता है कि ज्ञान का विकास किस तरीके से हो रहा है। सपोज दैट जनवरी में किसी कैंडिडेट के 10 में से 5 नंबर आ रहे थे, फरवरी में 10 में से 6 नंबर आने लग गए, मार्च में 10 में से 10 नंबर आने लग गए। टीचर ने मूल्यांकन किया इस छात्र का, तो छात्र टीचर को पता चला कि भाई जनवरी में जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें 10 में से 6 नंबर आ रहे थे, फरवरी में 10 में से 7 आए और मार्च में 10 में से 10 आने लग गए। टीचर ने मूल्यांकन कर दिया कि भाई ये जो कैंडिडेट है ना बहुत सही ढंग से ग्रोथ कर रहा है, अपना विकास सही ढंग से कर रहा है, इसका ज्ञान लगातार बढ़ता जा रहा है, ये पढ़ाई पर लगातार फोकस करता जा रहा है। दूसरी कंडीशन ये मान लें कि भाई किसी कैंडिडेट के जनवरी में 10 नंबर थे, फिर फरवरी में उसके 8 आए, मार्च में जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें उसके 4-5 नंबर आ रहे थे, तो टीचर समझ लेगा कि भाई इस कैंडिडेट की तो कहानी खत्म हो गई, अब ये उल्टा सीन चल गया, ये डिक्रीज होने लग गया। इसको घमंड हो गया था कि मेरे सब कुछ याद, अब देखो जनवरी में कहाँ 10 में से 10 नंबर आते थे, मार्च में 10 में से 4-5 नंबर आ रहे हैं, उल्टा सिस्टम हो गया, ये तो फेल होगा। टीचर ने मूल्यांकन कर लिया कि भाई ये विकास नहीं कर रहा, ये अपना सही ढंग से ज्ञान को बढ़ा नहीं रहा, ये डिक्रीज कर रहा है, ये नीचे की ओर लेके आ रहा है अपना स्कोर। अधिगम की प्रेरणा, मूल्यांकन के द्वारा सीखने की प्रेरणा मिलती है। अब सीखने की प्रेरणा कैसे मिलती है ये मैं समझा देता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी कैंडिडेट के जनवरी में जितने भी टेस्ट हुए उसमें 6 नंबर आए। टीचर ने सोचा कि यार 10 में से 6 नंबर ही आ रहे हैं, और उस स्टूडेंट ने भी सोचा कि यार 10 में से 6 नंबर ही आ रहे हैं, इससे तो कहाँ काम चलेगा, पढ़ना चाहिए। टीचर ने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाना शुरू कर दिया और उस स्टूडेंट ने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया, और जो फरवरी में टेस्ट हुए जितने भी, उसमें उसके सभी टेस्टों में 10 में से 10, 10 में से 10, 10 में से 10 नंबर आने लग गए। तो क्या मिला, सीखने की प्रेरणा मिली। वो किससे मिली, मूल्यांकन से। भाई जनवरी में यदि टीचर उस छात्र का मूल्यांकन नहीं करता, छात्र को पता नहीं चलता कि भाई तेरी कंडीशन क्या चल रही है, टीचर को पता नहीं चलता कि भाई इसकी कंडीशन क्या चल रही है, तो वो अपने आप में, वो जो छात्र था वो अपने आप में किसी तरीके से सुधार नहीं करता। लेकिन मूल्यांकन के द्वारा छात्र को पता चला कि भाई अपनी स्थिति खराब है,
टीचर को भी पता चल गया कि भाई इस कैंडिडेट की स्थिति खराब है, इसको ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाना चाहिए। स्टूडेंट ने सोचा कि ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना चाहिए, और फिर फरवरी में रिजल्ट देखो 10 में से 10, 10 में से 10। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, मूल्यांकन के द्वारा ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी का पता चलता है कि भाई क्लास में जो 10 खोपड़ियाँ बैठी हुई ना, वो 10 के 10 खोपड़ियाँ अलग अलग तरीके की हैं। हर एक का मेमोरी लेवल अलग है, हर एक की कैचिंग कैपेसिटी अलग है, हर एक का समझने का तरीका अलग है, हर एक का याद करने का तरीका अलग है। निदान, अब निदान का मतलब क्या होता है? देखो, मैं बहुत अच्छे से समझा चुका आपको उपचारात्मक प्रक्रिया क्या होती है, निदानात्मक प्रक्रिया क्या होती है, इन दोनों को मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण की प्रभावशीलता का भी पता चलता है। जैसे जैसी बात है, कोई कैंडिडेट स्कूल है, 2 स्कूल है, सपोज डेट एक स्कूल का 10वीं का रिजल्ट गया कि भाई पूरे बच्चों के, कक्षा में 30 कैंडिडेट थे, 30 के 30 कैंडिडेटों के 80% प्लस के मार्क्स हैं। वहीं एक दूसरी स्कूल थी, उसमें 40 कैंडिडेट थे, लेकिन 10वीं का रिजल्ट, उसमें 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले केवल 2 कैंडिडेट, 15-20 फेल हो गए, और बाकी के जो कैंडिडेट थे उनके 60 से 70% के बीच में नंबर। मूल्यांकन हो गया कि भाई एक स्कूल है जहाँ पर सभी कैंडिडेटों के 80% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फोकस किया जा रहा है। भाई फोकस हुआ पढ़ाई पर तभी तो सभी के 80% प्लस मार्क्स आए। दूसरी साइड एक स्कूल जहाँ पर 80% प्लस मार्क्स लाने वाले केवल ही 2 कैंडिडेट है, 12-13 फेल हो गए, मतलब उस स्कूल में पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। तो एक स्कूल में पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वहीं दूसरी साइड पढ़ाई पर बिल्कुल ही फोकस नहीं किया जा रहा। ये हमें किससे पता चला? मूल्यांकन से पता चला। पाठ्यक्रम में सुधार, दिन प्रतिदिन जो पाठ्यक्रम में जो सिलेबस में मॉडिफिकेशन आ रहा है, इसका भी सबसे बड़ा एक रीज़न है, वही मेरे प्यारे साथियों मूल्यांकन। शिक्षण सहायक सामग्रियों की उपलब्धता की जानकारी, दिन प्रतिदिन जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो बदलती जा रही हैं, शिक्षण सहायक सामग्रियों के प्रयोग करने का जो तरीका है वो भी बदलता जा रहा है, और ये सब कुछ किसके बदौलत हो रहा है प्यारे साथियों? वही मूल्यांकन की बदौलत हो रहा है। तो इस तरीके से ये क्या थे? मूल्यांकन के उद्देश्य थे। करते हैं हम यहाँ पर मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में कि मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो प्यारे साथियों, मूल्यांकन की पहली और सबसे बड़ी विशेषता होती है क्रमबद्धता। मूल्यांकन में क्रमबद्धता का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि आप एक बहुत ही सही ढंग का मूल्यांकन करना चाहते हो तो उसके लिए क्रमबद्ध तरीके से मूल्यांकन करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब क्रमबद्ध तरीके का मतलब है रेगुलर, एक निश्चित समय अंतराल पर मूल्यांकन करना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई एक स्टूडेंट जिसका जनवरी में टेस्ट लिया गया 10 में से 4 नंबर आए, फरवरी में लिया गया टेस्ट उसके 10 में से 6 नंबर आए, और जब उसके मार्च में टेस्ट लिया तो उसके 10 में से 10 नंबर आए। रेगुलर मूल्यांकन होता रहा मंथली, उससे क्या हुआ? टीचर को भी पता चलता गया और स्टूडेंट को भी पता चलता गया कि भाई अब धीरे धीरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, यदि अब थोड़ी सी और मेहनत कर ली जाएगी तो हम 10 में से 10 तक पहुंच जाएंगे। और रेगुलर मूल्यांकन होने की वजह से जिस कैंडिडेट के 10 जनवरी में 10 में से 4 मार्क्स आ रहे थे, उसके मार्च में 10 में से 10 मार्क्स आ गए। तो यदि आप बिल्कुल एक सटीक जानकारी लेना चाहते हो, एक सही ढंग का मूल्यांकन करना चाहते हो, तो उसमें क्रमबद्धता का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आता है प्यारे साथियों दूसरा, वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन में व्यक्तिगत पक्षों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब वस्तुनिष्ठता और विषय निष्ठता, इन दोनों के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा चुका, और स्पेशली यदि आपने रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लिया है तो वहाँ पर मैंने आपको वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दोनों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। यहाँ पर मैं इन दोनों को नहीं समझाने वाला। उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ, विषयनिष्ठ क्या होता है, वस्तुनिष्ठ क्या होता है, ये दोनों शब्द मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अब थोड़ा सा आप अपना भी दिमाग यूज करो और इन दोनों को समझने की कोशिश करो कि यदि मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होगा तो किस तरीके का होगा, और यदि मूल्यांकन विषयनिष्ठ होगा तो किस तरीके का होगा। उसके बाद होता है विश्वसनीयता। भाई मूल्यांकन में विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। जब मूल्यांकन को बार बार तथा अनेक लोगों के द्वारा किए जाने पर भी उसके निष्कर्षों में कोई अंतर नहीं आए तो वह मूल्यांकन क्या होगा? विश्वसनीय होगा। भाई मूल्यांकन विश्वसनीय भी होना चाहिए। आप टेस्ट ले रहे हो एक कैंडिडेट का,
उसके 10 में से 4 नंबर आ रहे थे, लेकिन आपने उसमें उसको 10 में से 10 नंबर दे दिया। आपने क्या किया? अविश्वसनीय मूल्यांकन किया। और यदि एक कैंडिडेट के, हो सकता है वो आपका बेटा था और आपने उसका टेस्ट लिया, उसके 10 में से 4 नंबर आ रहे थे, आपने रियल में 4 नंबर दिए उसको, तो वो क्या था? आपका एक विश्वसनीय मूल्यांकन था। अब मूल्यांकन की विश्वसनीयता का कैसे पता चलता है कि भाई मूल्यांकन विश्वसनीय है या नहीं है? जैसे आपने 10 में से 4 नंबर दिया, यदि उसी कॉपी को किसी दूसरे कैंडिडेट से चेक करवाया जाए तो भी 4 नंबर आ रहा है, फिर तीसरे कैंडिडेट से चेक करवाया तो भी 10 में से 4 नंबर आए, फिर चौथे कैंडिडेट से चेक करवाया तो भी 10 में से 4 नंबर आए। मतलब उस कॉपी को आप चाहे कितने भी लोगों से चेक करवा लो, वही 10 में से 4 नंबर आएंगे। मतलब आपने जो कॉपी चेक की है वो बिल्कुल बहुत ही सही ढंग से कॉपी चेक की है। आपने जो 4 मार्क्स दिए हैं वो बिल्कुल 100% विश्वसनीय मार्क्स हैं। और यदि ऐसा हो कि आपने 4 नंबर दे दिए, दूसरे टीचर से चेक करवाया उसने 2 नंबर दिया, तीसरे से चेक करवाया उसने 6 नंबर दे दिया, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे यार किसकी बात माने, एक 6 दे रहा है, एक 2 दे रहा है, एक 4 नंबर दे रहा है, तो वो मूल्यांकन क्या होगा? अविश्वसनीय होगा। वैधता, वैधता का तात्पर्य परीक्षण की सार्थकता से है, अर्थात परीक्षण जिस मापन के लिए बनाया गया है उसे ही उसका मापन करना चाहिए। भाई आप जो मूल्यांकन कर रहे हो, जो मूल्यांकन आप जिस टारगेट के साथ कर रहे हो ना, उसी टारगेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। व्यवहारिकता, परीक्षण का व्यवहारिक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। व्यापकता, किसी मूल्यांकन कार्यक्रम में सभी पक्षों पर सभी शैक्षणिक उद्देश्यों की जांच की जानी चाहिए। जो मूल्यांकन है ना वो बिल्कुल व्यापक होना चाहिए। अब व्यापक का मतलब क्या है? जैसे कॉपी चेक हो रही है, एक वो टीचर जो मात्राओं पर भी गोला बना देता है, आपने देखा होगा, जैसे आपकी कॉपियां चेक होती हैं तो आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि एक तो वो टीचर जो छोटी छोटी गलतियों में भी गोला बना देता है और नंबर काट लेता है, एक वो टीचर जो छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है, उन पर फोकस ही नहीं करता है। तो आप बताओ दोनों में से व्यापक मूल्यांकन किसको कहोगे? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हम व्यापक मूल्यांकन उस मूल्यांकन को कहेंगे जहाँ पर टीचर छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान में रख रहा है, जहाँ पर टीचर छोटी छोटी गलतियों के भी नंबर काट रहा है। ठीक है, तो यदि कार्यक्रम के सभी पक्षों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। निरंतरता या सततता, मूल्यांकन सदैव चलने वाली एक प्रक्रिया है। भाई मूल्यांकन जरूरी नहीं है कि स्कूलों से जुड़ा हो, या मैं स्कूलों के एग्जाम्पल तो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप उसको बहुत सही ढंग से समझ सकें। बाकी मूल्यांकन हमारी पूरी जिंदगी भर चलता रहता है। जब आदमी मरने के कगार पर होता है ना, तो वो अपने लाइफ का मूल्यांकन करता है कि भाई जाना अंत में सभी को वहीं एक शमशान घाट में है। जब आदमी पूरी लाइफ जी लेता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कमाता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोग्रेस करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, लेकिन जब वो मरने के कगार पर होता है और वो अपने पीछे के जीवन का मूल्यांकन करता है तो वो केवल एक ही निष्कर्ष निकालता है कि भाई लाइफ में चाहे आप कुछ भी करो कुछ भी मत करो, जाना आपको एक दिन यहीं पर है, सभी को मरना है एक दिन। वो मूल्यांकन निकालता है कि भाई अच्छे कर्म करो जिससे कि लोग आपको याद करें। तो ये क्या है? उस व्यक्ति के अंतिम क्षण के क्या है? मूल्यांकन के निष्कर्ष हैं, जो वो अपने लाइफ का मूल्यांकन किया था उसके निष्कर्ष हैं। तो प्यारे साथियों, आप मूल्यांकन कहीं पर भी कर सकते हो, किसी भी टॉपिक का कर सकते हो। आप चाहो तो आपकी जो अब तक की लाइफ था, आपकी जो अब तक की लाइफ है उसका भी मूल्यांकन कर सकते हो। आप चाहो तो आज का भी मूल्यांकन कर सकते हो। आप चाहो तो 1 घंटे का भी मूल्यांकन कर सकते हो। आप चाहो तो पढ़ने का मूल्यांकन कर लो, खाना खाने का मूल्यांकन कर लो कि मैं पहले इतनी रोटी खाता था, आज इतनी खा रहा हूँ, आगे कितनी खाऊंगा। ठीक है, तो मूल्यांकन एक ऑलवेज चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है, एक फिक्स टारगेट के लिए होती है, व्यवहार प्रदान होती है। यह विद्यार्थी एवं व्यवहार की विचारों सीमाओं से संबंधित परिवर्तनों के विषय में ज्ञान प्रदान करती है। मूल्यांकन गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों तरीके से होती है। अब गुणात्मक मूल्यांकन कैसे होगा, परिमाणात्मक मूल्यांकन कैसे होगा? जो मूल्यांकन मात्राओं से संबंधित है, जैसे 2, 4, 5, 10, 20, 30, 50 मात्राओं से या अंकों से संबंधित है, परिमाण से संबंधित है, उसे हम परिमाणात्मक मूल्यांकन कहेंगे। जो मूल्यांकन गुण से संबंधित है उसे हम गुणात्मक मूल्यांकन कहेंगे। अब गुणात्मक पक्ष क्या होते हैं, मात्रात्मक पक्ष क्या होते हैं, ये मैं आपसे यहाँ पर 2 क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ
कि बताओ गुणात्मक पक्ष क्या होता है, मात्रात्मक पक्ष क्या होता है, मैं दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर नहीं बताऊंगा मैं आपको कि गुणात्मक पक्ष क्या होता है, मात्रात्मक पक्ष क्या होता है। मूल्यांकन अधिगम प्रधान प्रक्रिया है, इसमें शिक्षण की अपेक्षा अधिगम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब अधिगम क्या होता है, सीखना होता है। तो मूल्यांकन क्या है प्यारे साथियों, अधिगम प्रधान प्रक्रिया है। यहाँ पर शिक्षण की अपेक्षा अधिगम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये थे मेरे प्यारे साथियों मूल्यांकन के सारे विशेषताएं। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के पद, स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। मूल्यांकन के उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि मूल्यांकन कौन कौन से स्टेप से गुजरता है। मूल्यांकन की पहली प्रक्रिया होती है उद्देश्यों का चयन करना, उद्देश्यों को निर्धारित करना कि आप किस उद्देश्य से मूल्यांकन कर रहे हो, यह निर्धारित करना। दूसरा होता है उद्देश्यों का निर्धारण, विश्लेषण करना। आपने जो भी उद्देश्य निर्धारित किए उनको अच्छे से समझना, उनका अच्छे से विश्लेषण करना। तीसरा स्टेप आता है मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना। मूल्यांकन के जितने भी तरीके हैं उन तरीकों में से किसी एक तरीके का चयन करना। मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना। फिर आपने जो भी मूल्यांकन का तरीका सेलेक्ट किया है उस तरीके को उपयोग में लाना और मूल्यांकन प्रक्रिया को कंप्लीट करना, रिजल्ट निकालना। और लास्ट होता है रिजल्ट की व्याख्या करना और निष्कर्ष निकालना। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से समझाता हूँ, बिल्कुल भी रटना नहीं है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को मैं शब्दों के माध्यम से समझाता हूँ। देखो भाई, आपको किसी भी टॉपिक पर मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप मूल्यांकन करोगे तो आप सबसे पहले ये तो सोचोगे कि यार मैं मूल्यांकन करूँगा तो मैं मूल्यांकन किसका करूँगा, किस उद्देश्य से मूल्यांकन करूँगा। तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, उद्देश्यों का निर्धारण करोगे कि मैं इस उद्देश्य से मूल्यांकन कर रहा हूँ। आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि भाई मैं इस उद्देश्य से मूल्यांकन करूंगा। अब आप अपने उद्देश्य का क्या करोगे, अच्छे से विश्लेषण करोगे। आप उस उद्देश्य को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे कि भाई मूल्यांकन के उस उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या शामिल नहीं है, इसमें हम क्या क्या काम करेंगे। तो आप सेकंड स्टेप में क्या करोगे, उद्देश्यों का बिल्कुल अच्छे से डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन करोगे। तीसरे स्टेप में क्या होंगे, मूल्यांकन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि हर एक काम करने का केवल एक ही तरीका है, एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मूल्यांकन करने के जो तरीके हैं उनका आप चयन करोगे कि मूल्यांकन कौन कौन से तरीके से किया जा सकता है। आप अपने दिमाग में बैठाओगे कि यार हम मूल्यांकन किस किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज डैट आपके दिमाग में टोटल 10 तरीके आ गए कि इस मूल्यांकन को हम इन 10 तरीकों से कर सकते हैं। अब आप चौथे स्टेप में क्या करोगे, किसी एक तरीके को सिलेक्ट करोगे और उस तरीके को अच्छे से समझोगे और फिर उसको प्रयोग में लाओगे और कंप्लीट मूल्यांकन का काम करोगे और लास्ट में रिजल्ट निकालोगे। ठीक है, तो मूल्यांकन प्रविधि को अच्छे से समझना, उसको प्रयोग में लाना और रिजल्ट निकालना, ये हो जाता है चौथा चरण। और लास्ट में जो भी रिजल्ट निकला था उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करना और एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालना, ये होगा मूल्यांकन का पांचवा चरण। तो इस तरीके से प्यारे साथियों मूल्यांकन के टोटल 5 चरण हैं, पांचों के पांचों चरण आपको सही ढंग से याद होने चाहिए। अब यहाँ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप मूल्यांकन के प्रकारों को याद करो। पहला होता है निर्माणात्मक, रचनात्मक, संरचनात्मक या फॉर्मेटिव या क्रिएटिव इवैल्यूएशन। इंग्लिश में 2 शब्द याद कर लो इसके लिए, फॉर्मेटिव शब्द याद कर लो या क्रिएटिव शब्द याद कर लो। ठीक है, हिंदी में 3 शब्द याद कर लो, निर्माणात्मक, उसे रचनात्मक भी कहते हैं, उसे संरचनात्मक भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फॉर्मेटिव भी कहते हैं और क्रिएटिव भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है योगात्मक, जिसको हम संकलनात्मक भी कहते हैं, अंतिम मूल्यांकन भी कहते हैं, आंकलित मूल्यांकन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो ये है मूल्यांकन का दूसरा प्रकार। उसके बाद होता है मूल्यांकन का तीसरा प्रकार डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको हम निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। चौथा होता है उपचारात्मक मूल्यांकन, जिसको हम रीमेडल इवैल्यूएशन बोलते हैं। पांचवा होता है क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, जिसको हम गुणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। छठा होता है क्वांटिटेटिव मूल्यांकन, जिसको हम मात्रात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से ये टोटल मूल्यांकन के 6 प्रकार हैं। अब 6 के 6 प्रकारों को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से
पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे लाडलो, सबसे पहले हम बात करते हैं संकलनात्मक, जिसको हम समेटिव इवोल्यूशन बोलते हैं, और फॉर्मेटिव इवोल्यूशन के बारे में। समेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, संरचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों शब्दों को याद करना है। अब मैं इन दोनों में एग्जाम्पल देता हूँ आपको सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों को लेकर हम कंफ्यूज होते हैं। भाई सपोज डेट आप अपना 10वीं क्लास का टाइम याद करो। आप, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप जब 10वीं क्लास में थे उस टाइम का याद करो आप। अब जब आप 10वीं क्लास में थे तो आपकी परीक्षाएं दो तरीके से होती थी। एक तो हाफ ईयरली परीक्षा और ईयरली परीक्षा। एक तो आपकी ईयरली परीक्षा होती थी, वार्षिक परीक्षाएं, जिससे आपका रिजल्ट निकलता था, जिसको हम एनुअल एग्जाम बोलते थे। एनुअल एग्जाम, वार्षिक परीक्षाएं, जिनसे आपका रिजल्ट निकलता था। और दूसरी परीक्षाएं होती थी आपकी, जैसे संडे टू संडे टेस्ट हो गया, 15 दिन पर टेस्ट हो गया, 1 महीने पर टेस्ट हो गया, हाफ ईयरली एग्जाम हो गए। इसके अलावा प्यारे साथियों, जैसे अपने दूसरे एग्जाम मान लो प्री बोर्ड एग्जाम हो गए। तो जो बीच बीच में जितने भी एग्जाम होते थे वो होते थे, तो इनको हम बोल देते हैं, चाहे वीकली टेस्ट बोल दो, ठीक है, चाहे मंथली टेस्ट बोल दो, चाहे साप्ताहिक टेस्ट बोल दो। तो इस तरीके के टेस्ट होते थे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, एक बार याद करना है आपको कि जब आप 10वीं क्लास में थे तो आपकी कैसी कैसी परीक्षाएं होती थी। एक तो आपकी वार्षिक परीक्षा होती थी, अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी, संडे टू संडे टेस्ट होते थे, या मंडे टू मंडे टेस्ट होते थे, सप्ताह में टेस्ट होते थे, या मंथली टेस्ट होते थे। तो बीच में जितने भी टेस्ट होते थे, तो बस यही ध्यान रखना है प्यारे साथियों। आपका जो वार्षिक परीक्षा होता था उसके बेस पर आपका क्या बनता था, रिजल्ट बनता था। तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, समेटिव इवोल्यूशन, संकलनात्मक मूल्यांकन। और जो आपके बीच बीच में परीक्षाएं होती थी, बीच बीच में जो टेस्ट होते थे, उनको हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक या फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो रचनात्मक टेस्ट होते थे, हमारे जो ये फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होते थे, इनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, ये हमारे टेस्ट क्यों होते थे। इन टेस्टों का सबसे बड़ा रीजन था बच्चों में सुधार लाना। यदि किसी कैंडिडेट के कम नंबर आ रहे हैं तो उसको बताना कि भाई अब तू इस तरीके से पढ़ जिससे कि तेरे ज़्यादा नंबर आ सके, बच्चों में सुधार लाना। और जो वार्षिक परीक्षा होती थी उसका उद्देश्य क्या था, सर्टिफिकेट लेना, रिजल्ट लेना। तो जो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन किया जाता था, जो बीच बीच में टेस्ट लिए जाते थे, उन टेस्ट लेने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, बच्चों में सुधार लाना, बच्चों का फीडबैक लेना, उन्हें एक सही डायरेक्शन की ओर लेके जाना। और जो वार्षिक परीक्षाएं होती थी उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था, रिजल्ट निकालना, सर्टिफिकेट देना। तो बस यही है मेरे प्यारे साथियों कि जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती थी वो क्या है, संकलनात्मक मूल्यांकन होता था। जो आपके बीच बीच में टेस्ट होते थे वो क्या थे आपके, वो रचनात्मक मूल्यांकन थे। बीच बीच में जो टेस्ट होते थे जिनको हम रचनात्मक मूल्यांकन बोल रहे हैं, ये क्यों होते थे, आप में सुधार करने के लिए, ताकि आप अपने आप में सुधार कर सको, आपको आपका अपना फीडबैक मिल सके कि आपकी फिलहाल भी तैयारी कैसी चल रही है। यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो टीचर बोलता था बेटा पढ़ने पर फोकस कर वरना गया तो काम से। यदि आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो टीचर आपको अप्रिशिएट करता था कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू रख, तेरे को टॉप करना है। जिस कैंडिडेट के बिल्कुल कम नंबर आते थे उसको टीचर बोल देता था भाई देख तू परसेंटेज बढ़ाने पर फोकस मत कर, अब तू पास होने का जुगाड़ ढूंढ। और टीचर खुद उसको ला कर दे देता था कि भाई ये 10 पेज है, इनको तू रट ले, पास हो जाएगा बस। और जो अच्छे नंबर लेके आता था उसको टीचर बोलता था बेटा तेरे को टॉप करना है, ये चीज़ें पढ़ लिया, अब मैं तेरे को एक्स्ट्रा में और कुछ ला के देता हूँ, तो इनको भी पढ़। तो जो हमारे बीच में टेस्ट होते थे उनका सबसे बड़ा रीज़न क्या था, हमारे अंदर सुधार लाना, हमारा फीडबैक पता चलाना कि हमारी फिलहाल में तैयारी किस लेवल की चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको एक बात और पता चल गया होगा कि शिक्षण प्रक्रिया के अंत में कौन सा मूल्यांकन हुआ है और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कौन सा मूल्यांकन हुआ है। भाई वार्षिक परीक्षाएं कब हुई है, शिक्षण प्रक्रिया के अंत में हुई हैं। और वार्षिक परीक्षाओं को हम क्या बोल रहे हैं, संकलनात्मक मूल्यांकन बोल रहे हैं।
तो हम परिभाषा बना सकते हैं ना कि संकलनात्मक मूल्यांकन कब होता है? शैक्षणिक प्रक्रिया के अंत में होता है। जबकि जो आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं, वीकली टेस्ट हो रहे हैं, जिनका कुछ उद्देश्य आपका सुधार करना है, कुछ उद्देश्य टीचर का पिटाई करना है, तो जो आपके वो टेस्ट हो रहे थे वो कब हो रहे थे? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हो रहे थे। और इन टेस्टों को हमने क्या बोला है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो अब आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की भी परिभाषा दे सकते हो ना, कि जो मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं ताकि विद्यार्थी में सुधार किया जा सके, ताकि विद्यार्थी का सही ढंग से विकास किया जा सके, उनको क्या कहेंगे हम? रचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे। ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं। दूसरी साइड संकलनात्मक मूल्यांकन, इनसे सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिग्री दी जाती है, ये शिक्षण प्रक्रिया के अंत में होते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन जो आपके बीच बीच में टेस्ट होते थे ना, उनका आपको कभी कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा। जैसे 10वीं की आपने वार्षिक परीक्षा दी, उसके बाद आपके पास मार्कशीट आई, क्या आपने इससे पहले जितने भी टेस्ट दिए थे 10वीं क्लास में, क्या आपको कभी मार्कशीट मिली थी? नहीं मिले। तो ये भी आप ध्यान रख लेना प्यारे साथियों, रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से कभी भी कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री नहीं दी जाती, जबकि जो संकलनात्मक मूल्यांकन है उनके माध्यम से डिग्री या सर्टिफिकेट देने का काम किया जाता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से जरूर पूछना प्यारे साथियों। अब देखो, यह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पढ़ रहे हैं। यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसमें अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करता है कि बच्चे ने अनुभूतियां, अभिव्यक्तियों और ज्ञान को कितना ग्रहण किया है। भाई बीच बीच में हमारे टेस्ट होते थे, उन टेस्टों का रीजन क्या था? कि बच्चों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उनको कितना समझ में आया है, उन्होंने कितना याद किया है। यह मूल्यांकन पाठ के बीच बीच में किया जाता है। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम एवं सामग्री की कमियों को इंगित करना एवं उन्हें दूर करने का उपाय पता चलाना। भाई हमारे जो बीच बीच में टेस्ट होते थे, उन टेस्टों का सबसे बड़ा रीजन क्या था? कि भाई ये जैसे सपोज दैट कोई एक टॉपिक फिक्स कर लिया कि 10 में हमें इस टॉपिक का टेस्ट लेना है। सपोज दैट वायुमंडल का टॉपिक पढ़ा है, वायुमंडल का टॉपिक का टेस्ट लिया। अब सभी कैंडिडेटों के कम नंबर आए वायुमंडल के टॉपिक के टेस्ट में। टीचर को पता चल गया है कि भाई इसमें तो सभी के कम नंबर आ रहे हैं, मतलब किसी को भी अच्छे से समझ में नहीं आया, मतलब ये टॉपिक मेरे को दोबारा से पढ़ाना चाहिए। दूसरी साइड पृथ्वी की आंतरिक संरचना का टॉपिक था, उसका टेस्ट लिया, उसमें सभी के मस्त नंबर आए। टीचर को पता चल गया कि भाई ये टॉपिक तो अच्छे से समझ में आ गया, सभी के अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये हमें दोबारा नहीं पढ़ाना चाहिए। तो रचनात्मक मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो कमियां हैं, उन कमियों का पता चलता है। साथ ही साथ जब कमियों का पता चल जाता है तो उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। इस मूल्यांकन में सुधार करने की पूरी पूरी संभावना होती है। दोबारा पढ़ा दिया भाई, जो वायुमंडल का टॉपिक था उसमें सभी के कम नंबर आ रहे थे, टीचर ने दोबारा पढ़ा दिया, फिर टेस्ट लिया, सभी के बढ़िया नंबर आ गए, तो सुधार करने की पूरी संभावना थी, तभी तो यह पॉसिबल हो पाया। स्कूली शिक्षा के दौरान अध्यापक द्वारा साप्ताहिक मासिक परीक्षा लेना, ये क्या थे प्यारे साथियों? रचनात्मक मूल्यांकन थे। इनके द्वारा किसी तरीके का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, यह विकासात्मक प्रकृति का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं योगात्मक, संकलनात्मक, अंतिम या आकलित या समेटिव मूल्यांकन के बारे में। यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चों ने ज्ञान को किस हद तक ग्रहण किया है, बच्चों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, यह हम रचनात्मक मूल्यांकन से ज्ञात करते हैं। बच्चों ने किस हद तक ज्ञान प्राप्त किया है, यह हम संकलनात्मक मूल्यांकन से पता चलाते हैं। भाई 80% बनी है, यह क्या संकलनात्मक मूल्यांकन है। 10 में से 8 नंबर आए हैं, जो आगे बढ़ भी सकते हैं अगले टेस्ट में, कम भी हो सकता है अगले टेस्ट में, ये क्या है? हमारा रचनात्मक मूल्यांकन है। लेकिन 10वीं में 80% बनी है, ये उस साल किसी भी हालत में नहीं बढ़ सकती। आप अगले साल दोबारा पढ़ोगे तो हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन जो उस साल 80% बन गई ना, वो 80 ही रहेगी, वो किसी तरीके से नहीं बदलेगी। ये क्या था? संकलनात्मक था। इस मूल्यांकन द्वारा किसी पूर्व निश्चित एवं लागू शिक्षा नीति, योजना, कार्यक्रम
पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, शिक्षण साधन, मूल्यांकन विधि की उपयोगिता की परख करना और उसे आगे चालू रखना अथवा चालू न रखने का निर्णय लिया जाता है। इस मूल्यांकन में सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इस मूल्यांकन द्वारा डिग्री या सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह एक निर्णयात्मक प्रकृति का होता है। तो ये बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, वार्षिक परीक्षाओं से हमें निर्णय लिया जाता है कि भाई इसकी 80% बन गई, बच्चा पढ़ने में सही है, इसके ऊपर आगे और पढ़ाई का क्या किया जाए, प्रेशर डाला जाए। ये बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, ये बहुत अच्छी सफलता हासिल कर सकता है। निर्णय ले लिया, 10वीं में 80 बनी, पापा ने निर्णय ले लिया कि बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवाने के लिए कोटा भेज दो, रेजोनेंस ज्वाइन करवा दो, पीएमटी की तैयारी करने के लिए एलएन ज्वाइन करवा दो। निर्णय लिया कब? जब 10वीं में 80% बनी। किसके बेस पर? संकलनात्मक मूल्यांकन के बेस पर। दूसरी साइड 10वीं में 40 बनी, पापा ने सोचा भाई 10वीं में 40 बनी है, कुछ नहीं कर सकता, आर्ट्स दिलवा दो, बीए कर लेगा, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर लेगा। यह भी क्या था? संकलनात्मक मूल्यांकन था। तो ये क्या है? निर्णयात्मक प्रकृति का है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन विकासात्मक प्रकृति का है। निदानात्मक, यह मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है। इस मूल्यांकन में यह पता चलाया जाता है कि जो शिक्षार्थी शिक्षण के दौरान असफल होते हैं, उन शिक्षार्थियों के असफल होने के कारण क्या क्या है। तो बस इतना याद कर लो कि जो निदानात्मक मूल्यांकन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, शिक्षण कार्य के साथ साथ चलता है। और निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा पता चलाया जाता है कि जो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, उनके असफल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है। उपचारात्मक मूल्यांकन, इसमें उपचार किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में बालकों के शिक्षण कार्य में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जाता है और उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की सामान्य विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को समाप्त करने के लिए काम करता है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन है जो विद्यार्थी की सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे के ऐसे एज इट इज क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा मूल्यांकन है जो विद्यार्थियों की सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा है प्यारे साथियों? उपचारात्मक मूल्यांकन है। उसके बाद हम गुणात्मक मूल्यांकन, इसमें परिणाम मात्रा या अंकों के रूप में नहीं दिखाया जाता बल्कि गुण के रूप में दिखाया जाता है। गुणात्मक मूल्यांकन और मात्रात्मक मूल्यांकन दोनों को शब्दों से समझने की कोशिश करो। गुणात्मक मूल्यांकन में जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, उसे अंकों में नहीं बल्कि गुण के आधार पर बताया जाता है, जबकि जो मात्रात्मक मूल्यांकन है उसमें जो रिजल्ट है उसको अंकों के रूप में या मात्रा के रूप में दिखाया जाता है। जैसे राम के श्याम से ज्यादा नंबर आए हैं, कल का खाना आज की तुलना में ज्यादा टेस्टी था, इन 10 में से सबसे ज्यादा सुंदर नीतू है, इस 10 में से सबसे कम सुंदर रेखा है। यहां पर हमने अंकों का यूज नहीं किया, लेकिन हमने मूल्यांकन कर लिया कि सबसे अच्छा कौन है, सबसे खराब कौन है, सबसे सुंदर कौन है, सबसे कम सुंदर कौन है। कल के आज के खाने में सबसे ज्यादा टेस्टी कब था खाना, हमने अंकों का यूज नहीं किया लेकिन हमने मूल्यांकन कर लिया। ये क्या है? गुणात्मक मूल्यांकन है। मात्रात्मक मूल्यांकन में हम सीधे मात्राओं का यूज करते हैं, 100 में से 30 नंबर, 100 में से 50 नंबर, 100 में से 70 नंबर, 100 में से 100 नंबर। तो ये था मात्रात्मक मूल्यांकन। तो इस तरीके से प्यारे साथियों ये हमारा गुणात्मक, मात्रात्मक, संकलनात्मक, रचनात्मक, नैदानिक और उपचारात्मक 6 के 6 मूल्यांकन है। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, जो कैंडिडेट पेड बैच में है कभी भी कॉल करके, कभी भी मैसेज करके पूछ लेना प्यारे साथियों। 100% 24/7 में आपके लिए अवेलेबल हूँ। बाई चांस मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊँ, स्क्रीनशॉट भेजो, व्हाट्सएप पर फोटो भेजो, 100% विद इन 10 मिनट में मैं आपको 100% हर हाल में फीडबैक दूंगा। तो ये है प्यारे साथियों, 100% गाइडेंस दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपसे ज़्यादा मेहनत मैं भी करूंगा आपको बहुत बेस्ट कंटेंट देने के लिए, लेकिन आपको मेरे से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस बेस्ट कंटेंट को सही ढंग से समझने के लिए, सही ढंग से याद करने के लिए। ठीक है प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम
कल वाली क्लास में, जहां पर हम पढ़ेंगे इंटरव्यू को, और इंटरव्यू से भी प्यारे साथियों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मैं इस इंटरव्यू को आज नहीं पढ़ा रहा। आज की हमारी क्लास लगभग 40-45 मिनट की हो चुकी है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अब भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है फिलहाल में, और मैंने PDF सारी एक साथ भेज दी आप लोगों के पास। अब यहाँ पर हम इसी क्लास में साक्षात्कार को भी कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरव्यू को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब इंटरव्यू क्या होता है आप इसके बारे में जानते होंगे। बहुत सारी बार आपने ये शब्द सुना होगा कि यार मेरा उस एग्ज़ाम का इंटरव्यू है, मैं वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, मैं वो इंटरव्यू देकर आया हूँ। ठीक है, तो इंटरव्यू भी क्या है, एक मूल्यांकन की प्रोसेस है भाई। जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या फिर आपका कोई भी जानकार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पहले वो प्री देता है, फिर मेंस देता है, फिर उसके बाद वो इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ते हैं, इंटरव्यू के द्वारा भी ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, ज्ञान की जांच की जाती है। तो एक तरीके से जो इंटरव्यू है वो भी क्या है, एक ज्ञान के जांच करने का एक तरीका है, एक मूल्यांकन का तरीका है। दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना प्यारे साथियों, मूल्यांकन के उद्देश्य से दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से मूल्यांकन की दृष्टि से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहते हैं। भाई एक तो नॉर्मली तरीके से बातचीत करना, जैसे 4 कैंडिडेट बैठ गए, आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं किसी एक विशेष उद्देश्य से, तो क्या आप उसको मूल्यांकन कहोगे? उसको नहीं कह सकते। लेकिन उसको इंटरव्यू कहोगे? उसको इंटरव्यू नहीं कह सकते। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 कैंडिडेट थे, 5 कैंडिडेट आमने सामने बैठे हुए और वो बातचीत कर रहे हैं, तो हम इसको इंटरव्यू नहीं कह सकते। लेकिन यदि 4 कैंडिडेट बैठे हुए और उनका सबसे मेन उद्देश्य किसी मूल्यांकन करना, 4 कैंडिडेट बैठे हुए हैं और उनका सबसे मेन उद्देश्य है मूल्यांकन करना, वो मूल्यांकन की दृष्टि से आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इंटरव्यू। तो यहां पर इस डेफिनेशन में आप एक शब्द ऐड कर लेना कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से मूल्यांकन की दृष्टि से आमने सामने की गई बातचीत को साक्षात्कार कहा जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना प्यारे साथियों, मूल्यांकन की दृष्टि से शब्द और ऐड कर लेना, ठीक है, कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक विशेष टॉपिक से संबंधित मूल्यांकन की दृष्टि से यदि आपस में बातचीत करते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। अब इंटरव्यू के प्रकार, इंटरव्यू का पहला प्रकार होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तीसरा होता है फोकस्ड इंटरव्यू और चौथा होता है क्लिनिकल इंटरव्यू। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, मतलब ढांचागत या संरचित साक्षात्कार या ढांचा विहीन या असंरचित साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बीच में, ढांचागत और ढांचाहीन के बीच में। दोनों शब्दों को पकड़ो, ढांचागत को पकड़ो और ढांचाहीन को पकड़ो। मतलब ढांचागत इंटरव्यू किस तरीके से हो रहा है? एक निश्चित ढांचे के अकॉर्डिंग हो रहा है, एक निश्चित प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है, एक निश्चित तरीके के अकॉर्डिंग हो रहा है। जबकि जो ढांचाहीन स्ट्रक्चर जो इंटरव्यू है वो किस तरीके से हो रहा है? बिना ढांचे के हो रहा है, बिना प्लानिंग के हो रहा है, बिना तरीके के हो रहा है। तो एक वो इंटरव्यू जो एक निश्चित तरीके से, एक निश्चित प्लानिंग से होता है, उसे हम ढांचागत इंटरव्यू कहते हैं। एक वो इंटरव्यू जो बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी तरीके के साथ हो रहा है, जिसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एक निश्चित तरीका नहीं है, उसे हम ढांचाहीन कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर इसको हम पढ़ते हुए चलते हैं। ढांचागत साक्षात्कार, इसको नियंत्रित या औपचारिक साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें पहले से ही निर्धारित प्रश्नों की सूची की सहायता से साक्षात्कार किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता के ऊपर विशेष नियंत्रण होता है, उसे निर्धारित सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती, एवं साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों की अनुसूची में किसी तरीके का कोई फेर बदलाव नहीं कर सकता। इसमें निश्चितता एवं संरचितता का गुण होता है।
वहीं यदि मैं ढांचाहीन की बात करूं, इसे अनियंत्रित या अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहते हैं। इसमें साक्षात्कर्ता के पास उत्तरदाता से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसमें बिना किसी पूर्व अनुसूची की सहायता से साक्षात्कर्ता कुछ भी खास प्रश्न पूछ सकता है। इसमें उत्तरदाता स्वतंत्रता पूर्वक अपना उत्तर देता है। यहाँ अनिश्चितता और असंरचितता का गुण पाया जाता है। इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में किया जाता है। अब दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आपने दोनों को पढ़ लिया मेरे साथ साथ। अब आपको लगा होगा कि दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है। देखो, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है, मैं समझाता हूं। यह है अनस्ट्रक्चर्ड और यह है स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, एक फिक्स क्वेश्चनों की लिस्ट बनाई जाती है। जैसे 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए और जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको वो 20 क्वेश्चनों की लिस्ट दे दिए कि भाई तेरे को अब कुछ नहीं करना, इन 20 क्वेश्चनों में से क्वेश्चन पूछना है। जो भी तेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आए उनसे केवल ये जो 20 क्वेश्चनों की लिस्ट है इसी में से क्वेश्चन पूछना है। उन क्वेश्चनों का सामने आंसर लिखा हुआ है। यदि कोई कैंडिडेट इस आंसर के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है तो उसको तेरे को पास करना है, और यदि कोई कैंडिडेट इन आंसरों के अलावा अलग तरीके से आंसर दे रहा है तो उसको आपको फेल करना है। तो जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है उसमें जो क्वेश्चनों की लिस्ट होती है वो बिल्कुल पहले से फिक्स होती है। उसमें उत्तरदाता किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करता, इंटरव्यू लेने वाला उसमें किसी तरीके का बदलाव नहीं करता। जो उत्तरदाता है उसको भी एक फिक्स तरीके से एक निश्चित आंसर देना होता है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, जो स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है उसमें जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसको एक निश्चित क्वेश्चनों की लिस्ट पहले से दे दी जाती है जिसमें क्वेश्चन भी लिखे होते हैं और उनका आंसर भी लिखा होता है। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो उन क्वेश्चनों में किसी तरीके का कोई फेर बदलाव नहीं कर सकता। इंटरव्यू लेने वाला अपने मन से किसी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। सारा सब कुछ उसके पास पहले से निश्चित किया होता है, वो उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम करता है। जबकि जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें पहले से क्वेश्चनों की तैयार लिस्ट नहीं दी जाती। इंटरव्यू लेने वाले को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है कि भाई तेरे को खुद के अकॉर्डिंग लेना है इंटरव्यू, बस हमें तो एक बेस्ट कैंडिडेट चाहिए काम करने के लिए। बाकी तू कैसे भी ले इंटरव्यू, चाहे तू कैसे भी क्वेश्चन पुट अप कर उनसे, वो तेरे ऊपर है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्वेश्चनों की एक निश्चित सूची होती है। इंटरव्यू लेने वाला उस सूची में किसी तरीके का बदलाव नहीं कर सकता। इंटरव्यू लेने वाला स्वतंत्रता के साथ काम नहीं कर सकता। इंटरव्यू लेने वाला अपने मन से किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। जबकि अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाला अपनी इच्छा अनुसार कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरव्यू लेने वाले को पूरी स्वतंत्रता होती है, वो अपनी पूरी खुद का जैसा मन करे बिल्कुल उसी तरीके से काम कर सकता है। उसको किसी तरीके की पहले क्वेश्चनों की लिस्ट नहीं दी जाती। ये इन दोनों के बीच में अंतर होता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फोकस्ड इंटरव्यू क्या होता है, इसमें समस्त प्रश्न विषय को ध्यान में रखते हुए पूछे जाते हैं एवं उत्तरदाता भी उत्तर विषय को ध्यान में रखते हुए देता है। इसमें एक निश्चित विषय होता है, उत्तरदाता को अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। अब जो फोकस्ड इंटरव्यू होता है वो प्यारे साथियों पूरे फोकस के साथ होता है। फोकस के साथ कैसे, सपोज दैट आपकी एक टेक्निकल कंपनी है और वहाँ पर मोबाइल बनते हैं, ठीक है, आपकी एक कंपनी है उसमें मोबाइल बनते हैं और आपको एक एम्प्लॉय चाहिए। तो आप मोबाइलों की जो आपकी कंपनी है, आप ऐसे क्वेश्चन पूछो जो आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं, मतलब जो मोबाइल बनाने से संबंधित हैं। और जो उत्तर देने वाला है, जो इंटरव्यू देने वाला है, वो भी यदि उन क्वेश्चनों का आंसर उसी कंपनी के अकॉर्डिंग दे रहा है, मोबाइलों से संबंधित दे रहा है, तो उसे आप क्या कहोगे, फोकस्ड इंटरव्यू कहोगे। सपोज डेट आपको एक कैंडिडेट चाहिए, आप एक काम कर रहे हो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के ऊपर, जलवायु के वर्गीकरण पर आप काम कर रहे हो। आपको लगा कि यार एक कैंडिडेट और हायर हो जाए मेरे पास तो हम दोनों मिलकर सही ढंग से काम कर लें। आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई मैं क्लाइमेट के टॉपिक पर काम कर रहा हूँ, मेरे को एक कैंडिडेट चाहिए। कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आ गया, आपने उस कैंडिडेट से क्लाइमेट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा और उस कैंडिडेट ने भी सभी क्वेश्चनों का आंसर क्लाइमेट से रिलेटेड ही दिया। तो ये क्या होगा प्यारे साथियों, फोकस्ड इंटरव्यू, कि जिस सब्जेक्ट को लेकर आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो
उसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए यदि आंसर दिया जाता है तो उसे हम फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। यहाँ पर उत्तरदाता को अपने विचार सही ढंग से स्पष्टली तरीके से रखने की पूरी स्वतंत्रता होती है। नैदानिक क्लिनिकल इंटरव्यू, भाई नैदानिक एक जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है ये स्पेशली तरीके से उन लोगों का होता है जो मेंटली तरीके से डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य उत्तरदाता के जीवन के अनुभवों को जानना होता है। यहाँ साक्षात्कारता उत्तरदाता के जीवन अनुभव के बारे में जानने के लिए पूरी स्वतंत्रता रखता है। तो जो क्लिनिकल इंटरव्यू होता है, जो नैदानिक साक्षात्कार होता है, इसमें इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले से उसकी लाइफ से संबंधित क्वेश्चन पूछता है। और ऐसा अक्सर केवल दो स्थितियों में होता है। पहला, जब कोई कैंडिडेट मेंटली डिसऑर्डर से गुजर रहा हो, मेंटली डिस्टर्ब चल रहा हो या मेंटल हो गया हो। दूसरा, कैदी जो अपराधी होते हैं उनसे क्लिनिकल इंटरव्यू लिया जाता है सच जानने के लिए। जो कैदी होते हैं उनका क्लिनिकल इंटरव्यू लिया जाता है सच जानने के लिए। जो मेंटल लोग होते हैं उनका क्लिनिक इंटरव्यू लिया जाता है कि वो कितने मेंटल है ये जानने के लिए, ठीक है। तो यदि एक ऐसा इंटरव्यू जिसमें आपके जीवन के बारे में पूछा जा रहा है, आपका क्या नाम है, आपका पापा का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, आप कितने साल के हो, आप कितने साल से क्या काम कर रहे हो, आप क्या खाते हो, कैसे रहते हो, यदि आपके जीवन से संबंधित, आपके खुद के कार्य के अनुभव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो होगा क्लिनिकल इंटरव्यू, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों इंटरव्यू का टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस क्लास में हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए, एक इंटरव्यू कंप्लीट किया और दूसरा मेरे प्यारे साथियों हमने इवोल्यूशन कंप्लीट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डायरेक्ट डाउट हो, आप डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो।